क्या उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का चेहरा बदलने की शुरुआत हो चुकी है? क्या देश के सबसे बड़े राज्य में दलित राजनीति बहुजन समाज पार्टी और मायावती से छिटक कर किसी दूसरे रास्ते पर निकलना चाहती है? और क्या चंद्रशेखर आजाद के सितारे का उदय देर से ही सही लेकिन दुरुस्त हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कर्तव्य पथ के इस अंक में। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो यूपी के नगीना लोकसभा क्षेत्र के नतीजों की उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। इसकी सीधी वजह तो यही थी कि सारा ध्यान यूपी में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन और देश भर में कांग्रेस के कमोवेश बेहतर प्रदर्शन पर चला गया। लेकिन अब जब चंद्रशेखर आजाद लोकसभा में अपना पहला भाषण दे चुके हैं, अब जब कई सांसद उनके मुरीद बनते नजर आ रहे हैं, तो वो भी चर्चा के केंद्र में हैं और उनकी राजनीति भी। सबसे पहले नजर डालिए नगीना चुनाव के नतीजों पर, क्योंकि कभी कभी इतिहास बदलने और नया इतिहास रचने की शुरुआत किसी एक चुनाव से ही होती है। चंद्रशेखर ने करीब 1.5 लाख वोट से जीत दर्ज की और धूल चटाई बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों के उम्मीदवारों को। इस तस्वीर में जरा एक आंकड़ा हाईलाइट कर देते हैं। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह को मिले हैं 13,272 वोट, यानी चंद्रशेखर को मिले वोट का करीब 2.5%। 2.5% ये आंकड़ा चौंकाता है और यह भी बताता है कि केतली अब ठंडी नहीं रही। इसका उबाल भरपूर है। वो उबाल विरोधियों को जलाने के लिए काफी है। 2019 में 56% वोट हासिल करके सीट जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार महज 1.25% वोट पर सिमटकर चौथे स्थान पर रही। इन 5 सालों में ऐसा क्या बदल गया? या शायद बहुत कुछ बदल गया और बीएसपी को खबर ही नहीं हुई। चंद्रशेखर आजाद से आप चाहकर भी इस बदलाव का श्रेय नहीं छीन सकते। और याद कीजिए, ये वही चंद्रशेखर हैं जो 2022 में जब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र से खड़े हुए तो उन्हें सिर्फ 7,500 वोट मिले और जमानत तक जब्त हो गई। राजनीतिक दल के गठन के बाद ये उनका पहला चुनाव था। महज 2 साल के भीतर लोकसभा चुनाव में ये दमदार जीत काफी कुछ कहती है। इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या दलित समाज मायावती और बहुजन समाज पार्टी की परंपरागत छांव से छिटककर किसी और झंडे तले इकट्ठा होने का मन बना रहा है? वैसे दिलचस्प तो यह भी है कि चंद्रशेखर अपने झंडे तले सिर्फ दलित नहीं, मुस्लिम वोटर को भी आने का न्योता दे चुके हैं। इस पहलू की बात वीडियो में आगे करेंगे। उससे पहले मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी के झूले पर कभी इस पार कभी उस पार रहने वाले आकाश आनंद के उस इंटरव्यू का जिक्र जरूरी है जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर को बहुत कम आंक लिया था। अप्रैल 2024 में आकाश आनंद से बीबीसी के एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आप चंद्रशेखर आजाद को खतरा मानते हैं? तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? आनंद ने कहा कि वो एक पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते। कहाँ आप एक नेशनल पार्टी से उनकी तुलना कर रहे हैं? उनके जैसे हजारों मिल जाएंगे सड़कों पर घूमते हुए, वो हमारे लिए खतरा कैसे हो सकते हैं? लेकिन आज 18वीं लोकसभा चुनाव में बीएसपी के सदस्यों की संख्या है 0 और आजाद समाज पार्टी काशीराम के सदस्यों की संख्या है 1। आजाद का दलित बहुजन के साथ मुस्लिम आबादी को साधने का फार्मूला यानी डीएम काम करता दिख रहा है। तो वहीं यूपी में बीजेपी के उत्थान के बाद बीएसपी का सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला वेंटिलेटर पर है। आजाद कुछ नया नहीं कर रहे। गौर से देखिए तो उनकी स्लेट के सबक काशीराम की शुरुआती राजनीति वाले ही हैं। ये बुनियादी सबक हैं। उत्तर प्रदेश की 21% दलित आबादी आज एक दोराहे पर आकर खड़ी है। मायावती के कमजोर होते नेतृत्व और बीजेपी की बी टीम होने के आरोपों ने उसके भरोसे को डगमगा दिया है। दलित समाज नए चेहरे, नए राजनीतिक विकल्प आजमाना चाहता है और यहीं उसे चंद्रशेखर आजाद कुछ उम्मीद बंधाते दिखते हैं। भीम आर्मी चीफ के नाते चंद्रशेखर ने देश के सबसे बड़े प्रदेश में घूम घूम कर बड़े जतन से अपनी छवि गढ़ने की कोशिश की है। ये अलग बात है
कि राजनीतिक तौर पर उन्हें 2024 से पहले इसका बड़ा फायदा नहीं मिल पाया, लेकिन अक्सर जो देर से पकता है वही देर तक टिकता भी है। मायावती हों या आकाश आनंद, दोनों ही चंद्रशेखर को कोई भाव देना नहीं चाहते। मायावती तो अपनी सभाओं में आजाद को बीजेपी का पिट्ठू तक कह चुकी हैं। लेकिन अब राजनीति की मजबूरियां देखिए। कल तक जिसे पानी पी पी कर कोसा, अब उसी के राजनीतिक उत्थान को मायावती करीब से पढ़ने और समझने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि अब अगर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में कुछ बड़े बदलाव नहीं किए तो 2027 के यूपी चुनाव आते आते चंद्रशेखर बिना शक अपना कद बहुत बढ़ा लेंगे। और सिर्फ आज़ादी क्यों, यूपी के 21% दलित वोट बैंक की गंभीरता तो अखिलेश बार बार पीडीएफ फार्मूला का जिक्र करते बताते ही रहते हैं। अयोध्या में अवधेश प्रसाद की जीत का जिक्र करके जताते ही रहते हैं। और इन सब का मुकाबला करने के लिए ही आज़ाद सिर्फ दलित वोट बैंक नहीं बल्कि मुस्लिम वोट बैंक पर भी निशाना साध रहे हैं। एक सांसद के तौर पर अपने पहले ही भाषण में उन्होंने कहा कि देश किसी की बपौती नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने दलितों के साथ मुस्लिमों पर अत्याचार का जिक्र भी किया। इसके बाद उनका एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कहते हैं 10 दिन चलने वाले कांवड़ के लिए सड़कें बंद हो सकती हैं, लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कहते हैं नमाज नहीं होने देंगे। क्या देश एक ही धर्म का है? क्या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? इसके अलावा वो आजम खान को लेकर भी बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को जेल में डालना तानाशाही और अन्याय है। एक नेता और पार्टी के तौर पर चंद्रशेखर आजाद को अभी बहुत काम करना है, सफर लंबा है, लेकिन उन्होंने पहला कदम मजबूती के साथ रख दिया है। उनकी पार्टी का एक बड़ा इम्तिहान बस कुछ समय में ही आने वाला है, जब यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। आजाद की पार्टी सभी सीटों से ताल ठोकने का दावा कर रही है। पहले इम्तिहान में वो कितने नंबर लेकर आते हैं और उससे भी महत्वपूर्ण ये कि बहुजन समाज पार्टी के मुकाबले वो किस पायदान पर रहते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। कभी इंडिया ब्लॉक के बहुत करीब पहुंचकर भी दूर हो जाने वाले चंद्रशेखर आजाद एकला चलो का मन बना चुके हैं। वो एक सवाल के जवाब में इसका इशारा भी कर चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि संसद में विपक्ष के वॉकआउट के बावजूद आप अकेले बैठे रहे, आप किसके साथ हैं? इस पर उन्होंने कहा कि कांशीराम ने कहा है कि जो लोग आंदोलन करते हैं वो समझौता नहीं कर सकते और जो समझौता करते हैं वो आंदोलन नहीं करते। जब आपने मुझे अकेले बैठे देखा तो मैं एक्स्ट्रा लाइन में बैठा था, क्योंकि मैं संसद में नया हूं और मुझे उस जगह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैंने सोचा था कि विपक्षी नेता मुझे अपने साथ बैठने के लिए कहेंगे, लेकिन 3 दिन बाद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसके बाद मैंने फैसला किया कि हम न लेफ्ट होंगे न राइट, हम बहुजन हैं और अपनी मांगों के साथ खड़े रहेंगे। आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद, मायावती और एसपी, बीएसपी, कांग्रेस दलित आकांक्षाओं को कितना और किस तरह मंच देंगे, इस पर कर्तव्य पथ की नज़र लगातार बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, यूपी में इनमें से कौन दलितों की आवाज़ सबसे बेहतर ढंग से उठा पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे और वीडियोज़ के लिए कर्तव्य पथ को सब्सक्राइब करें।